नमस्कार, स्वागत है संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और प्यारे साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन से संबंधित जो मेल वाला पार्ट था उसके बारे में हमने इससे पहले वीडियो में चर्चा की हुई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो वहां भी वीडियो आपको वो मिल जाएगा। वहां पर हमने चर्चा कर ली थी एंथर के बारे में, है ना, और फिलामेंट के बारे में। पुष्प का जो मेन थर्ड पार्ट है, थर्ड वर्ल है, चक्र है, जिसे अपन एंड्रोशियम कहते हैं। वो एंड्रोशियम के भाग जैसे कि एक हो गया आपका एंथर और एक हो गया फिलामेंट। एंथर के अंदर अगर हम टीएस काट के देखते हैं तो चार कोने वाली जो हमें संरचना दिखी, उसके बारे में जो चार कोने हैं उनमें व्यवस्थित थी माइक्रोस्पोरेंजिया, उसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंतर्गत माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं, किस फॉर्म में पाए जाते हैं, पोलन क्या है, पोलन के बारे में जो जानकारी है उस पर अपन ने चर्चा कर ली है। अब आज हम शुरू करने वाले हैं जो हमारे परागकण हैं, वो जब डिहिसेंस होता है एंथर का, परागकोश का जब स्फुटन होता है तो कितनी स्टेज में वो बाहर निकलते हैं, ठीक है, उनकी जीवन क्षमता कितनी रहती है, क्या हम परागकणों को लंबे समय तक कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली तौर पर हम इनको सुरक्षित रख पाते हैं, अगर रख पाते हैं तो उस मेथड का नाम क्या है, इस पर भी अपन चर्चा करेंगे। इसके अलावा इनकी जो पोलेंस जो हैं उसके हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक प्रभाव किस प्रकार से हैं, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो जल्दी से अपन ये रिकेप कर लेते हैं। देखिए, यहां पर अपन ने पुष्प के बारे में चर्चा कर ली थी। पुष्प के सहायक और जनन चक्र, एसेसरी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर अपन ने चर्चा कर ली थी, ठीक है। इसके अलावा हमने इसमें पुष्प कैसे डेवलप होता है उसके बारे में चर्चा की थी, ठीक है। ये आपका मेल वाला जो पार्ट है एंड्रोशियम, उसके जो पार्ट हैं उनके बारे में चर्चा कर ली है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को देख ले और आपका क्लियर हो जाएगा ये पूरा सिस्टम। यहां पर मैंने चर्चा की थी बाइलोब्ड कंडीशन क्या है, डाइफिकस का मतलब क्या है, टेट्रागोनल का मतलब क्या होता है, ठीक है। और एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, लघु बीजाणुधानी है, इसमें कितनी लेयर पाई जाती है, तो वो सारी चर्चा अपन ने कर ली थी। और मियोसिस कहाँ होता है, कौन सी सेल में मियोसिस होता है और मियोसिस के बाद क्या बनता है, इस तरीके से हमने पोलेंस के बारे में ये चर्चा कर ली थी। इसमें एक्साइन होता है, किंटाइन होता है, वेजिटेटिव सेल होती है, जनरेटिव सेल होती है। तो अब हम आज चर्चा करने वाले हैं कि जब एंथर फटेगा, एंथर का जब डिहिसेंस होगा तो एंथर से जो पोलन बाहर निकलते हैं, देखिए इधर ये इस तरीके से मैंने यहां बना लेते हैं। ये यहां से ये जो एंथर जब फटेगा, यहां से जब ये रैप्चर होता है, जैसे जैसे ये एंथर मैच्योर होता जाता है, ये लघुबीजाणुधानियां जो थी ये आपस में मिलकर पोलन चेंबर बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं? पोलन चेंबर। और फिर ये जब यहां से फटता है तो इसमें से ये जो अंदर पोलन भरे हुए हैं इस तरीके से, तो ये जो पोलन है जब ये एंथर का डिसेंस होता है तब ये बाहर निकलते हैं। इस तरीके से ये जो पोलन बाहर निकले, अब ये जो पोलन बाहर निकले तो इसमें कितनी सेल है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एंथर का जब डिसेंस हुआ, परागकोश का जब स्फुटन हुआ, तो उसमें से जो पोलन बाहर निकलते हैं वो बेसिकली दो कोशिकीय अवस्था में बाहर निकलते हैं। अब दो कोशिका कौन कौन सी है, तो मैंने अभी आपको बताया था परागकोश के अंदर दो कोशिकाएं होती हैं, एक को कहते हैं कायिक कोशिका और एक को कहते हैं जनन कोशिका। तो कायिक कोशिका और जनन कोशिका दो कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसीलिए जो परागकोश है उसका जब स्फुटन होता है तो उसमें से जो परागकण बाहर निकलते हैं वो दो कोशिकीय अवस्था में बाहर निकलते हैं। और ऐसा लगभग 60% पादपों में होता है। तो ये जो 60% पादप है, इसमें जो परागकण है, परागकण जब ये परागकोश से बाहर निकलते हैं, परागकोश से बाहर निकलते हैं, तो इन परागकण में कितनी
कोशिकीय अवस्था होगी तो आपका आंसर आएगा टू सेल्ड स्टेज। दो कोशिकीय अवस्था में ये बाहर निकलते हैं। शेष बचे जो 40%, शेष बचे 40% पादप, इनमें जो पोलेन बाहर निकलता है, पोलेन मतलब परागकण, परागकण जो बाहर निकलता है वो 3 सेल्ड स्टेज में बाहर आता है। अब आप कहोगे कि सर 3 सेल्ड कैसे हो गई? तो देखिए इधर, जब ये परागकोश है, ये इसका फिलामेंट है, इसके अंदर ये मैंने ऐसे समझ लो ये पोलेन भर दिए, ये पोलेन भरे, इसका स्फुटन हुआ तो ये पोलेन बाहर आया। बाहर आया तो 60% जो प्लांट है इनमें मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया है, इसके अंदर एक तो होती है जनन कोशिका और ये एक जो बड़ी वाली है ये इसके अंदर हो गई कायिक कोशिका। 2 सेल की अवस्था में ये बाहर आ गया। कुछ पादपों में क्या होता है, जो शेष 40% जो प्लांट बचे, इसमें क्या होगा, एंथर के अंदर ही, एंथर के अंदर ही क्या होगा, ये जो जनन कोशिका है, ये जनन कोशिका 2 भागों में बट जाती है और ये 2 नर युग्मक बना देती है। 2 क्या बन गए, नर युग्मक। और एक इसमें बड़ी वाली कोशिका कायक कोशिका है ही, कायक कोशिका तो इसमें है ही, मतलब वेजिटेटिव सेल तो है, लेकिन इसकी जो जनन कोशिका है उसमें समसूत्रीय विभाजन हो गया, उसने 2 मेल गैमीट बना दिए। तो अब देखो 2 कोशिका ये हो गई, एक कोशिका ये हो गई, इस तरीके से हो जाएंगी इसमें 3 कोशिका। अब आप ऐसे समझिए, देखिए जब प्लांट 60%, 40%, इसका क्या हुआ, जो परागकण बाहर आया तो इसमें कोशिका कितनी है, टोटल 2। एक कोशिका कौन सी होगी, तो आपका आंसर आएगा वेजिटेटिव सेल। दूसरी कोशिका कौन सी होगी, तो जनरेटिव सेल। तो एक तो हो गई कायक कोशिका और एक हो गई जनन कोशिका। पूरा ही लिख दूं, लेकिन शेष बचे 40% प्लांट में क्या होता है, जो परागकण बाहर आया इसमें क्या होगा, इसमें 3 कोशिका होती है। नंबर 1 तो इसमें होगी कायक कोशिका, नंबर 2 पर, नंबर 2 पर जो जनन कोशिका है, ये जनन कोशिका, तो मैं ऐसे लिख दूं जनन कोशिका, इसमें विभाजन हो गया कौन सा, तो आप यहां याद रख लेंगे माइटोसिस। और जब समसूत्रीय विभाजन हुआ तो इससे 2 क्या बन गए, ये, तो आपका आंसर आएगा मेल गैमीट, नर युग्मक बन गए। तो नर युग्मक की संख्या कितनी है, अब 2x 2 है। एक क्या है इसमें, कायिक कोशिका, टोटल ये कितनी हो गई, 3 कोशिका तो हो गई। तो 3 सेल्ड स्टेज में जब परागकण बाहर आया, इसका मतलब उसमें एक कायक कोशिका होगी और 2 नर युग्मक होंगे। और जब परागकण 2 सेल्ड स्टेज में आता है तो इसका मतलब उसमें एक कायक कोशिका होगी और एक जनन कोशिका होगी। और 3 सेल्ड स्टेज में आएगा तो उसमें जनन कोशिका नहीं होगी, उसमें क्योंकि माइटोसिस हो गया है जनन कोशिका के अंदर, और वो किसमें बदल गया है, मेल गैमीट में। अब बताइए डाउट कहां है? अगर डाउट है तो उसको का भी अपन समाधान करेंगे। मेरे हिसाब से आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि जब परागकण 2 कोशिकीय अवस्था में झड़ता है, इस परागकोश से, परागकोश एंथर से जब पोलेन बाहर आया तो उसमें 2 कोशिकाएं हैं। इसका मतलब ऐसा 60% प्लांट में होता है। दूसरी बात, इसमें से जो परागकण बाहर आया उसमें इस तरीके से 3 कोशिकाएं हैं। इसका मतलब 40% प्लांट में ये 3 सेल्ड स्टेज में बाहर आता है, मतलब झड़ता है स्फुटन के बाद।
60% में दो कोशिकीय अवस्था में जड़ता है। जब ये दो कोशिकीय अवस्था में बाहर आ रहा था, तब इसमें ये बड़ी वाली जो कोशिका है वो कायक कोशिका होगी, वेजिटेटिव सेल होगी, और छोटी वाली है वो जनन कोशिका होगी, जनरेटिव सेल होगी। अगर ये तीन कोशिकीय अवस्था में आता है तो एक बड़ी वाली जो कायक कोशिका होगी और इसमें दो ये नर युग्मक होंगे। अब नर युग्मक कहां से आए, तो आपका आंसर आएगा कि सर एंथर के फटने से पहले ही परागकण की जो जनरेटिव सेल है, जो जनन कोशिका है, उसके अंदर एक विभाजन हो गया था। उस विभाजन का नाम था समसूत्री विभाजन, माइटोसिस, जिसकी वजह से वो जनन कोशिका है वो जनन कोशिका नहीं रही और वो बदल गई किसमें? आपका आंसर आएगा मेल गैमीट में, नर युग्मक में वो बदल गई थी। तो आपको ये परागकण झड़ने के चरण आपकी समझ में आ गए होंगे। सीडिंग स्टेज क्या है, तो 60% प्लांट में दो कोशिकीय अवस्था में और बाकी के 40% में तीन कोशिकीय अवस्था में ये बाहर आते हैं। आगे देखिए, पराग एलर्जी मोस्ट है, एग्जाम में आती है। तो पोलन एलर्जी क्या है? आपने ये पौधा देखा होगा बखूबी, सड़क के किनारे ये पौधा लगा रहता है और इस पौधे को कहते हैं गाजर घास, कांग्रेस घास, और इसका नाम है वैसे पार्थेनियम। ये पराग एलर्जी फैलाता है। भारत में कहां से आया? तो भारत में ये आयातित हुआ, इंपोर्ट हुआ भारत में किसके साथ? गेहूं के बीज के साथ। गेहूं के बीज के साथ ये भारत में आयातित हुआ है, इंपोर्ट हुआ है। और ये भारतीय मूल का पौधा नहीं है, ये विदेश से आया है। इसके बीज गेहूं के दानों के साथ मिलाकर भेज दिए गए, ये भारत में आ गया। और ये एक घास है, खरपतवार है। इसकी वजह से मनुष्यों में एलर्जी होती है, साथ ही ये फसलों को भी नुकसान पहुंचाता है। इस पौधे का नाम है पार्थेनियम। तो देखिए इसका नकारात्मक प्रभाव क्या है, और ये श्वसन से संबंधित रोग भी पैदा करता है। तो ये जो कुछ परागकण होते हैं कुछ पादपों के, ये मनुष्य में गंभीर एलर्जी पैदा करते हैं। ऐसा नहीं है सभी में करते हो, कुछ लोगों में ही करते हैं। और ये लंबे समय तक रहने वाला एक श्वसन विकार पैदा करते हैं, जैसे कि दमा या अस्थमा। इसी के साथ साथ ब्रोंकाइटिस अर्थात श्वसनी शोथ, जिसमें हमारा जो श्वसन पथ है उसमें सूजन आ जाती है। ऐसे ही पौधे का नाम है पार्थेनियम, जिसे गाजर घास कहते हैं। यह भारत में आयातित हुआ था गेहूं के साथ। यह एक घास है, अब यह सर्वव्यापी हो गई है, पूरे भारत में मिल जाएगा इसका पौधा कहीं ना कहीं। और ये पराग एलर्जी उत्पन्न करता है मनुष्य में, ठीक है। तो ये एलर्जी फैलाते हैं पराग कण, इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है पराग कणों का नकारात्मक प्रभाव और उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले विकार क्या क्या है, डिसऑर्डर क्या है। तो इस तरीके से आप इस पौधे को याद रखें। और ये पौधा है पार्थेनियम का। पार्थेनियम के पौधे के अलावा कुछ और भी पौधे हैं, जैसे बथुआ है। बथुआ के परागकणों से कई व्यक्तियों में एलर्जी हो जाती है। ऐसे ही ज्वार है, ज्वार के परागकण भी कई लोगों में एलर्जी उत्पन्न कर देते हैं। इस तरीके से आपको ये परागकणों के नकारात्मक प्रभाव याद रखने हैं। अब देखिए इसके कुछ सकारात्मक इफेक्ट क्या है। जो पोलेन होता है इससे हमें कुछ उत्पाद मिलते हैं, जैसे आप यहां देख रहे हैं बी पोलेन के कैप्सूल्स हैं। इसके अलावा सिरप भी आते हैं, इसके मार्केट में इसकी टैबलेट भी उपलब्ध है। तो इसके ये कुछ पॉजिटिव इफेक्ट हैं और ये हमारे न्यूट्रिशन से संबंधित है, पोषण से संबंधित है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो परागकण है वो केवल नकारात्मक प्रभाव ही नहीं देते, ये सकारात्मक पहलू भी रखते हैं। जैसे ये जो परागकण होते हैं ये पोषण से भरपूर होते हैं, इसमें न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में होता है। इसीलिए जो पश्चिमी देश हैं अभी हाल ही के वर्षों में ये फूड सप्लीमेंट, आहार संपूरक के रूप में खाए जाते हैं और इसकी टैबलेट सिरप का प्रचलन बढ़ गया है। ये मार्केट में मिल जाते हैं बी पोलेन के नाम से।
पश्चिमी देशों में इसका भारी उपयोग होता है। ऐसा दावा है कि अगर इनका सेवन करते हैं तो जो एथलीट्स होते हैं, जो धावक होते हैं, खिलाड़ी हैं, और जो धावक अश्व हैं, जो घोड़े हैं, उनकी ये कार्य क्षमता, मतलब उनकी परफॉर्मेंस में वृद्धि करते हैं। तो मतलब सीधी सीधी बात है, पोलन के जो प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में उपलब्ध हैं, फूड सप्लीमेंट के तौर पर इनका हम उपयोग कर लेते हैं। ये टैबलेट के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में मार्केट में मिल जाते हैं, और इनकी सेवन अगर हम करते हैं तो इनसे क्या होगा, परफॉर्मेंस बढ़ती है, ऐसा दावा किया जाता है। और पश्चिमी देशों में बी पोलन और इनके उत्पादन और इनके उपयोग पर बहुत मतलब जोर दिया जाता है, एक तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बताएंगी कि ये जो पोलन होते हैं इसका ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव एस्पेक्ट रखते हो, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी रखते हैं। ठीक है, आगे देखिए, परागकण की जीवन क्षमता क्या होती है। तो पोलन की वाइबिलिटी क्या है, अर्थात एक परागकोश से जब परागकण बाहर निकला, परागकोश से जब परागकण बाहर निकला तो वो कितने दिनों तक, कितने घंटों तक, कितने समय तक वो जननक्षम बना रह सकता है, उसे कहते हैं परागकणों की जीवन क्षमता। तो इसके कई सारे अलग अलग टाइप के पोलेंस हैं, जैसे कुछ शॉर्ट वाइबिलिटी वाले हैं, कम जीवन क्षमता वाले होते हैं। तो परागकणों का अपनी अंकुरण क्षमता बनाए रखना तापमान एवं आर्द्रता पर निर्भर करता है। ये मुख्य लाइन है, आप इसको याद रख लें। कोई भी परागकण है उसमें अंकुरण क्षमता बनी रहती है, इसके लिए तापमान और आर्द्रता, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बहुत जरूरी है, इस पर ये डिपेंड करता है। जैसे कि कुछ अनाज हैं, जैसे कि राइस, धान और व्हीट, गेहूं, इनमें जो परागकण होते हैं इनकी जीवन क्षमता बहुत कम होती है, मतलब कुछ मिनटों की होती है। जब ये परागकण परागकोश से बाहर निकलते हैं तो लगभग 30 मिनट में ये अपनी जनन क्षमता को खो देते हैं। इसका मतलब परागकोश से निकलने के तुरंत बाद इनको स्टिग्मा पर पहुंचना जरूरी होता है, अन्यथा ये मर जाते हैं। आप तो ऐसे समझ लीजिए। तो ये तो हो गए आपके कम जीवन क्षमता वाले। अब ये है लंबी जीवन क्षमता वाले। तो कुछ विशेष पादप की जो फैमिली है, ठीक है, इनमें जो परागकण होते हैं ये कई महीनों तक जीवित रह सकते हैं, महीनों तक की बात। यहां देखिए 30 मिनट्स गेहूं में, धान में, लेकिन अब अपन बात कर रहे हैं कुछ मंथ्स की, जैसे कि रोजेसी जिसमें गुलाब आता है ना, लेग्यूमिनोसी जिसमें सारी दालें आती हैं, सोलोनेसी जिसमें आलू, टमाटर, मिर्ची ये आते हैं। तो इनके रोजेसी, लेग्यूमिनोसी और सोलेनेसी जो फैमिली के मेंबर हैं, इनके जो परागकण हैं वो परागकोश से जब बाहर निकलते हैं तो वो कुछ महीनों तक जीवित बने रह सकते हैं, वो जल्दी से अपनी अंकुरण क्षमता नहीं खोते हैं। तो जो शॉर्ट वाले हैं, कम जीवन क्षमता वाले हैं, आपको उसमें याद रखना है गेहूं और धान। लंबी जीवन क्षमता में आपको याद रखने हैं रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी। इनमें कुछ महीनों तक परागकणों में या पोलेंस में जर्मिनेशन की पावर रहती है। अब देखिए इधर, परागकोश से परागकण बाहर निकला, अब वो मर जाएगा, उसकी जीवन क्षमता खत्म हो जाएगी अगर उसे सही समय पर, अगर फीमेल वाला पार्ट जैसे कि पिस्टिल नहीं मिली तो, है ना। तो अब क्या करें कि हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज कर लें, जैसे कि हम स्पर्म को रखते हैं लंबे समय तक, ऐसे ही हम सीड को भी रख लेते हैं बीज बैंक में। तो क्या हम ऐसे पोलन को भी रख सकते हैं? तो इसका आंसर होगा रख सकते हैं। किसमें रखेंगे? तो अपन इधर देखें, अति निम्न ताप पर हम इनका भंडारण कर सकते हैं। अति निम्न ताप मतलब वेरी लो टेम्परेचर, -196 डिग्री सेल्सियस, 196 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम परागकणों का भंडारण कर लें तो वो कई समय तक, लंबे समय तक जीवित बने रहते हैं। इसे कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। इसे क्या कहते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कृत्रिम गर्भाधान कराने वाले, है ना, आर्टिफिशियल तौर पर जो गर्भाधान कराते हैं पशुओं के डॉक्टर, आपने देखा होगा उनके पास एक ऐसे टंकी जैसी होती है, उसके अंदर द्रव नाइट्रोजन भरी रहती है। जब वो उसका ढक्कन खोलते हैं तो आपको उसमें से धुएं सी निकलती हुई दिखाई देगी। उसके अंदर क्या करते हैं, वो स्पर्म को सुरक्षित रखते हैं।
ऐसे ही देखो, जिस प्रकार कृत्रिम गर्भाधान के लिए शुक्राणुओं का मतलब स्पर्म का जो भंडारण किया गया था, भंडारण होता है, वैसे ही अपन पोलन को भी संरक्षित कर सकते हैं। बहुत सी प्रजातियों के परागकणों को द्रव नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कई वर्षों तक इनका भंडारण संभव है। इन पराग भंडारों मतलब पोलन बैंक्स का उपयोग फसल प्रजनन, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में इनका उपयोग किया जाता है। क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, ठीक है, इसमें इसका उपयोग अपन कर पाते हैं। तो जैसे आप यहाँ ये चित्र देख रहे हैं ना, इसमें ये जो टैंक है इसके अंतर्गत -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और इसमें क्या भरा हुआ है, तो इसमें लिक्विड नाइट्रोजन होती है और इसके अंतर्गत हम इसे देखो एगोस्ट क्रायोजेनिक्स मतलब ये क्रायो प्रिजर्वेशन का ही मेथड है और इसके अंतर्गत हम कोई भी जैसे स्पर्म रख सकते हैं। तो ये कृत्रिम गर्भाधान कराने वाले हैं पशुओं में, उनके स्पर्म इसमें रखे जाते हैं लंबे समय तक। ऐसे ही हम इसमें किसको रख पा रहे हैं, पोलेन को रख पा रहे हैं। जब हम इसके अंदर पोलेन को रख पा रहे हैं तो ये पोलेन बैंक कहलाएगी, स्पर्म को रख रहे हैं तो स्पर्म बैंक कहलाती है। ऐसे ही सीड का जब अपन प्रिजर्वेशन कराते हैं तो उसे सीड बैंक कहते हैं। इसका मतलब परागकण परागकोश से बाहर निकला और क्रायो प्रिजर्वेशन में हम उसे प्रिजर्व कर पाते हैं, तो उसकी जो अंकुरण क्षमता है, परागकण की जो जर्म प्रोसेस है, उसकी जो जीवन क्षमता है, वाइटैलिटी, वो लंबे समय तक मतलब आप यहाँ देखें कई वर्षों तक हम उनको सुरक्षित रख पाते हैं। और जब अपन क्रॉप ब्रीडिंग कराते हैं तब हम उस पोलन को अपने काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो आपने अभी देखा कि हमने इस वीडियो के अंतर्गत आज आपको पोलन के बारे में, तो पोलन की जीवन क्षमता क्या है, मतलब अंकुरण क्षमता क्या है, कितने दिनों तक वो जीवित रह पाता है, परागकण में कितनी सेल्स होती हैं, कितने सेल स्टेज में वो परागकोश से बाहर निकलता है, परागकण के सकारात्मक पहलू क्या है, नकारात्मक पहलू क्या है, इन सभी पहलुओं पर अपन ने आज चर्चा की है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपसे चर्चा की थी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, उसकी यूनिट क्या है, कितने पार्ट हैं उसमें, एंथर के अंदर क्या होता है, पीएमसी में कौन सा डिवीजन होगा, पीएमसी में जो डिवीजन हुआ मियोसिस उससे क्या बनेंगे, तो माइक्रोस्पोर बनेंगे। माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, माइक्रोस्पोरेंजिया में हुआ। माइक्रोस्पोरेंजिया आगे चलकर किसमें कन्वर्ट हो गई, तो पोलन सैक में कन्वर्ट हो गई, है ना। मैच्योर जब हो जाएगा एंथर तो उसका डिहिसेंस होगा, फटेगा तो उसमें से क्या बाहर निकलेंगे, परागकण। और जब परागकण बाहर निकलेंगे तो उसमें कितनी सेल्स होंगी, तो उसमें 2 सेल्स होती हैं। 60% प्लांट में ऐसा होता है, शेष बचे जो 40% प्लांट है उसमें 3 सेल स्टेज में वो बाहर निकलता है। इस तरीके से हमने जो चर्चा की है वो इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आज अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, साथ ही आपको ऑल पे क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगला जो वीडियो मिलेगा उसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का थोड़ा सा रिकैप करेंगे और फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ बढ़ेंगे आगे। तो आप संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपने यार दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, क्योंकि अब आपकी गर्मियों की छुट्टियों में हम ये कोशिश करते हैं कि आपका सिलेबस है वो सही तरीके से सही लाइन पर सही ट्रैक पर चलता रहे और आपकी तैयारी भी सही ट्रैक पर चलती रहे। तो संदीपनी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, यार दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें जिससे वो भी इसका फायदा ले पाए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आपके सारे वीडियो निःशुल्क और अच्छे कंटेंट के साथ आपको उपलब्ध करवा दूं, जिससे आपका पैसा भी बचेगा। केवल आपको मेहनत थोड़ी सी करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है, प्यारा सा कमेंट करना नहीं छोड़ना है। कमेंट आप करते रहें, हमारा हौसला बढ़ता है। आपको कितना इंप्रूवमेंट और चाहिए, कंटेंट कैसा चाहिए, स्पीड कम है या ज्यादा है, वो आप प्लीज कमेंट करके बताएंगे तो मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। अपना सपोर्ट यूं ही बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।